अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम सिट्रस पे बात करेंगे, जिसमें किन्नू ख़ास तौर पे हम जानते हैं, किन्नू को पहचानते हैं। बाकी भी फ्रूट पड़े होते हैं, कीमतों से अंदाज़ा कर लेते हैं क्या चीज़ महंगी है, क्या कम है, और मिठास से भी अंदाज़ा करते हैं। कुछ सिट्रस में फ्रूट ऐसे हैं जो बड़े मीठे होते हैं, कुछ में तुरशी है और कुछ में बहुत ज़्यादा तुरशी है। तो ये फ्रूट जो है आजकल इसका मौसम है, मार्केट में आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, ये भी पूछेंगे अपने मेहमानों से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन्नू के बागात की सूरत हाल है क्या, बागात बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, महकमा ज़राअत इस पर क्या कर रहा है। ये सारे मामला जो है आज हमारे मौज़ूआत हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप महकमा ज़राअत तोसी से ताल्लुक़ रखते हैं और बागात के हवाले से भी बड़ा गहरा इल्म रखते हैं। उनसे जानेंगे किन्नू के हवाले से और सिट्रस के हवाले से। दूसरे मेहमान मौजूद हैं फ़रहान ज़मान साहब। आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, किन्नू के बागात भी इन्होंने लगाए हुए हैं। काश्तकार इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, ये इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुस्तफ़ा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपको ख़ुद कितना पसंद है ये सिट्रस, किन्नू ख़ास तौर पर हमें ज़्यादा फेमस वही कहना जी। जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। देखें, फ्रूट्स तो अल्लाह ताला की तरफ से एक करिश्मा है हमारे लिए, और ख़ास तौर पे उनको जब लगे हुए देखें तो फैसिनेशन जो वो होती है बागात में, आई कैचिंग, बड़ी अट्रैक्टिव है। इसका आप कलर देखें जिस वक्त आजकल, अगर आप इसके बागात को विजिट करेंगे तो एक तरह का जहन को आपको सुकून भी न मिल रहा होता है और बड़ी अट्रैक्शन हो रही होती है। तो सेकेंडली देखें, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, और आपको पता है कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, ठीक है, इसके अलावा हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़त वाला सिस्टम है उसके लिए अच्छा, बेहद आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सोर्स है उसका। इसमें जूस भी है, और अक्सर जो ये कॉस्मेटिक्स वाले या अपने न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं बड़ा रेकमेंड करते हैं इस फ्रूट्स को, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स भी बड़ी अच्छी क्वान्टिटी में अवेलेबल है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखता है। विटामिन ए इसमें भरपूर है, मतलब इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। ठीक है ज़मान साहब, हमें 10-20 रुपए किन्नू मिल जाता था जी। अब तो किन्नू भी भाग के उस सफ़ में जा खड़ा हुआ है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गया है। हालांकि छोटा सा स्पैन होता है, उसमें बड़ा भरपूर अंदाज से किन्नू आता है मार्केट में। इस वक्त पैसे ज़्यादा क्यों है मार्केट में? देख सर, इसमें ऐसा है कि प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अब फर्टिलाइज़र की प्राइसेस को देखें, अगर आप कंपेयर करें पिछले 10 सालों से, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आया है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, क्योंकि कुछ पानी, ज़ाहिर सी बात है, नहरों की सिचुएशन उस तरह से सपोर्ट नहीं करती। किसी एरिया में पूरे साल नहर नहीं होती, ठीक है, तो पानी की कॉस्ट भी एक बढ़ चुकी है। तो ये एक बेसिक फैक्टर्स हैं, इनपुट की प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसकी वजह से उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी बढ़ चुकी है। फ्यूटर जो है वो ज़्यादा महंगा होता था किन्नू की निस्बत, अब उलट हो गया है। फ्यूटर सस्ता होता है, किन्नू महंगा होता है। ये टेस्ट पे डिपेंड करते हैं जी। एक्चुअली किन्नू ने अपने आप को बहुत इवॉल्व किया ओवर द ईयर्स। किन्नू ने एक मार्केट अपनी इस्टेब्लिश की है, क्योंकि इट्स इजी टू पील ऑफ, इसको छीलना आसान है, इसको खाना आसान है, और एक इसने अपनी एक ब्रांड इक्विटी इस्टेब्लिश की। ये डिमांड से उसकी कीमत का तयन हो रहा है। मतलब फ्यूटर लोग खाना थोड़ा सा कम हो गया, हालांकि उसमें मीठा भी है और वो टेस्ट भी बड़ा आला होता है। यस, बट अगर टेस्ट को कंपेयर किया जाए तो किन्नू इज मच बेटर। बल्कि वो जो दूसरा एक है सख्त छिलके वाला मौसमी, उसकी प्राइस तो फ्यूटर से भी कम हो जाती है, हालांकि उसका टेस्ट बहुत आला होता है, उसका जूस भी बड़ा अच्छा जी। बस वही सेम, जैसे मैंने मेंशन किया कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। जो मौसमी है, आप उसको खाना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर किन्नू का मजा आता है, चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो ये फैक्टर्स भी हैं, बट यस, वो एक कमर्शियल क्रॉप है किन्नू, और वो उस तरह का एक उसकी प्रोडक्शन उस तरह से हुई नहीं है। ठीक, फरहान साहब, हम साइंसी सवालों पर जाने से पहले एक ज़रा जनरल सा एक मेरे ज़हन में एक मामला आया है, वो आपसे जानना चाहूँगा। हम शुमाली इलाका जाएँ या बालाई इलाकों में जाएँ तो वहाँ फ्रूट्स बेताशा होता है। आप चेरी लगा हुआ देखें, कहीं आपने अखरोट देखे हैं, बादाम के दरख्त है, कहीं भी कुछ जो भी फ्रूट लगा हुआ है, सेब है, आप अगर वहाँ किसी दरख्त से कुछ फल तोड़ के खा लें तो कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करता। अच्छा, वो पूरा फैमिली अगर किसी बाग में घुस गई है तो वो खुश होते हैं कि यार ठीक है भाई, आप जितना मर्जी खा लें। हमारे यहाँ तो कोई एक किन्नू भी तोड़ ले, किसी बाग से एक आम तोड़ ले, तो पता लगता है वो बंधा हुआ है वही बाग में। ये क्या, हम इतने जो है वो कंजूस है, रिजिड हैं मामलात में, क्या वजह है? एक्चुअली सर, यहाँ पे जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि एक जो ग्रोअर है वो बागात की जो है ना, वो एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर कर देता है, तो वो अपनी मतलब से पीछे हट जाता है।
तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है, जो उन्होंने आगे इसको तोड़ना है, हार्वेस्ट करना है, बेचना है, तो उनका उस तरह से फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता नहीं है। लेकिन कोई कहीं जेनों में भी कोई मामला गड़बड़ है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि लोगों ने घरों में भी जो पौधे लगाए हुए हैं, अगर कोई जाके तोड़ ले तो कहते भाई ये तो देखने के लिए हैं, आप तोड़े नहीं यार, ये हमारे आप सारे उसको दरख्त को ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ एक ऐसे ही कंसेप्ट है कि भाई आपने फल तोड़ना नहीं है जी, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिल सकती, बाजार से खरीदें। हाँ जी, चेंज होना चाहिए ओवर द टाइम, डेफिनेटली ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और एक एज ए वेलकमिंग जेस्चर शो करना चाहिए जो भी लोग आते हैं, क्योंकि जितना आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपनी एक क्वालिटी के बारे में बताएंगे अपना, तो आपकी एक मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ भी तो बढ़ती है ना। तो यस, यू आर राइट कि जितने लोगों को अट्रैक्ट करें, अपने ऑर्चर्ड्स पे विजिट्स करवाएं, उनको एक एज ए सैंपल के तौर पे गिफ्ट्स करें। गिफ्ट भी करें। अच्छा, कम से कम वहाँ कोई खाना चाहता है तो जी, वहाँ पे खाना चाहता है तो इट डजंट मेक एनी, आई मीन डजंट मेक एनी सेंस कि कितना नुकसान हो जाएगा। पूरे बाग में से अगर 10 किलो किसी ने तोड़ लिए तो क्या नुकसान हो जाएगा। समंदर में से कतरा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप अपने जो बाकी जो फार्मर्स हैं उनको भी इस तरफ लाएं कि भाई अगर हम, अच्छा वो जो जिन इलाकों की मैं फलों की बात कर रहा हूँ वो तो महंगे फल है जी, वो काफी महंगे हैं एज कम्पेयर टू दिस, उसकी यील्ड कम होती है जी, तो वो कभी नहीं रोकते, स्केर्सिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनके। तो बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए और हमने इस पे तो काफ़ी हम फोकस करते हैं। कोई भी हमारे पास गेस्ट आता है, हम तो मुकम्मल उनको एक हिस्ट्री बताते हैं पूरे सिट्रस फैमिली की, और हिस्ट्री तो सारे ही बताते हैं। मैं जी, जो एग्जैक्टली, और साथ उनको एक साहब ऐसे ही आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा? मुझे एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम शुमाली इलाका जात में भी जाते रहे हैं यूनिवर्सिटी दौर में, वहाँ नहीं रोका जाता, वहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट, वहाँ बिल्कुल नहीं रोकते। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह फरहान साहब बता रहे हैं, एक आम तोड़ने पर, एक किन्नू तोड़े पर बंदा हुआ होता है, के साथ बांध देते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, सोशल मीडिया भी आया होता है, कुछ आपकी रिपोर्ट्स भी हो रही होती हैं। तो इसको वैसे चेंज करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें तो अच्छा, फिर कोई किसी बच्चे ने अगर बाग में घुस के कोई यार थोड़ा सा तोड़ लिया है, कोई किन्नू तोड़ लिया है, कुछ है, वो खुराक ही है ना। मैं तो बल्कि इस चीज़ का कायल हूँ कि हमने जो दरख्तों पर, ग्रीन बेल्ट्स पे जो दरख्त लगाए हुए हैं वो सारे फ्रूट्स के दरख्त लगाने चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरा हमेशा से कंसर्न रहा है कि आप एक आवाम का भी इसमें फायदा होता है और बल्कि मैं एस्थेटिक लुक भी बेहतर होती है। अच्छा, वो हम लोगों को कहते हैं कि भाई यार ये दरख्त जो है आप अपनी ग्रीन बेल्ट पे लगा रहे हैं या बाहर कहीं लगा रहे हैं तो फ्रूट का दरख्त, वो कहते हैं जी लोग तोड़ जाएंगे। भाई तोड़ जाएंगे तो दन सो वट ना, तोड़ जाएंगे तो खा लेंगे, क्या है बात। आखिर किसी के मुंह में जाएगा ना, उसको आपको एटलीस्ट सवाब तो लाजमी मिलेगा अल्लाह की तरफ से। इसी तरह अगर दुबई हुई, आप सऊदी अरेबिया जाए, वहाँ पर उन्होंने रोड बेल्ट्स के ऊपर खजूरों के दरख्त लगाए और वहाँ पर बिल्कुल भी ममनू नहीं है। जो भी बंदा वहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क करने के बाद वो अपनी हार्वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे। आजकल जो है हम पिछले को 5-7 सालों से कंपेन चलाई हुई है कि दरख्त लगाएं जी, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं कि सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अच्छा, दरख्त पे बड़ी मेहनत होती है, लेकिन फिर जब दरख्त बड़ा हो जाता है तो पता लगता है कि उससे कुछ हासिल वसूल नहीं है। तो अगर ये सारे दरख्त फ्रूट्स के लगाए जाएँ और उसमें महकमा ज़राअत भी और महकमा हॉर्टिकल्चर भी लोगों को गाइड करे कि कौन सा फ्रूट का दरख्त जो है वो सूटेबल है, इसके लिए पानी भी, देखभाल भी कम दस्तियाब है, चलें कोई भी फ्रूट का दरख्त लगाएं। न्यूट्रिशन तो होगी ना जी, आम आदमी यहाँ तो हमारे पास ग़िज़ाइयत की कमी का भी इशू। जी हम लगा सकते हैं। अक्सर आप देखें ये डबल फाइट रोड पे कभी आप गुजरे होंगे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है, जब ये सिंगल रोड हुआ करता था जिसको शुजाबा रोड कहते हैं, वहाँ पर जामुन के दरख्त बहुत लगे हुए थे, हमारे एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स के सामने लगे होते थे। तो आप इसी तरह जामुन लगा सकते हैं, आप मलबरी शहतूत लगा सकते हैं। तो इनके ऊपर इतनी केयर भी नहीं है, आपको ये ऑक्सीजन के साथ साथ जो है वो आपको फ्रूट भी दे रहा होता है, जो ना सिर्फ बर्ड्स खा रहे होते हैं, इंसान भी, ह्यूमन भी खा रहा होता है। तो इसका आप जिसे लगाते हैं हमारे यहाँ इस खिते में तो जो खुदरो पौधे हैं वो भी काफ़ी सारी उसमें सब्जी और फ्रूट के एलिमेंट्स, जैसे ये पूरे हमारे जो है रेगिस्तानी इलाकों में पीलू होता है, वो कोई मना नहीं करता भी, अच्छा भी ठीक है आप जितना मर्जी वहाँ से तोड़ लेता है। इस कंसेप्ट को हमें शहर में भी लाने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम किन्नू पे बात करेंगे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम किन्नू और सिट्रस पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो है माहिरीन मौजूद हैं। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अब ज़रा थोड़ा सा हम जो हाँ ये बताइएगा कि सिट्रस से मुराद क्या है। जब हम सिट्रस का जिक्र करते हैं तो फौरी तौर पर ये तुर्श फल ज़हन में आते हैं और ख़ास तौर पे किन्नू ज़हन में आता है। वैसे सिट्रस ओवरऑल हम किसे कहते हैं?
सर बेसिकली हम सिट्रस एक बहुत बड़ा एक ट्राइब है, इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें ना तो एक बहुत बड़ा ट्राइब है जिसके अंदर वो तमाम फ्रूट्स आ जाते हैं जो कि सिट्रस फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। मतलब इनमें विटामिन सी, और फिर हम इनको तरशावा फल का नाम से ये मशहूर है, जिसके अंदर हम कीनू की मैंड्रीन की बात कर लें, ग्रेप फ्रूट इसी में आ जाता है, लेमन आ जाते हैं, लाइम आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर कम है, लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ इसके अच्छे खासे 170+ स्पीशीज़ इसकी आगे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी हैं, जितना शैम्बर हो गया, शायद कुमक्वाट आपने कभी खाया। अच्छा, ये सारे ही पसंदीदा फल हैं मतलब आम आदमी के। इस दफ़ा तो मैंने जो मंजर देखा है, जो जूस बिका है मौसमी का, ठीक है ना जी, और जितनी रेडियाँ लगी हैं शायद माजी में इतना नहीं हुआ, पता नहीं इस दफ़ा फ्रूट अच्छा आया। 20-25-20 रुपए तक का गिलास जो है वो बिका है, 20 से 30 रुपए का मौसमी का। तो ये इसमें अगर ये सारे इस फैमिली की बात करें तो इसमें आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारी न्यूट्रिशन है, विटामिन सी के साथ साथ गज़ाइयत भी है। गज़ाइयत भी है इसमें। अच्छा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे होते हैं, आपकी डेली की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा होता है। असल में इस दफ़ा जो हमारा, अगर हम बात करें इधर अपना जनूबी पंजाब की तरफ आप मूव करें तो वहाँ पर इसका बड़ा ट्रेंड हुआ और वहाँ इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आया है। आप ये देखें, पहले कभी कंसेप्ट नहीं होता था कि मौसमी का हमारे जहन में था कि जब तक ये कलर ब्रेक की तरफ नहीं जाएगा तब तक इसमें मिठास नहीं होगी। लेकिन आप देखें आपको मौसमी जो है वो ग्रीन से चलता हुआ बहुत अच्छा, बहुत मिलता रहा, तो फार्मर को भी इसमें से बचे। तो इसकी प्रोडक्शन भी माशाल्लाह ना जो है ना वो लैया वाली साइड पे, बकर वाली साइड पे जाए, ड्रिप इरीगेशन में लोगों ने वहाँ पे इसको लगाया है और इसका बड़ा अच्छा वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ये बताइएगा कि इस दफ़ा ग्रेप फ्रूट भी हमें बड़ा वाफिर नज़र आया, और ग्रेप फ्रूट में ना हमें जो है वो उसकी कीमत भी बड़ी कम थी, किन्नू से भी कम इस दफ़ा जो है वो ग्रेप फ्रूट जो है, जी, 30 रुपये केजी से आपको 40 रुपीज़ पर केजी मिलता रहा है। लेकिन उसके अंदर हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशनल कॉन्शियस लोग हैं ना वो इसको अडॉप्ट करते हैं। असल में थोड़ा सा ये कड़वाहटपन वाला टेस्ट दे रहा होता है। अदरवाइज़ इसका एक तरीका मैं आपको बताऊँ, अगर आपने इसको खाना है, इसके आप जो इसका हम किन्नू का एक पूरा पील आउट करने के बाद उसका पीस निकलता है, जो आपके पास ग्रेप फ्रूट है, अगर आप इसके पील को रिमूव करके इसके अंदर जो जूसी पैकेट्स होते हैं ना, जिस तरह चावल के दानों की तरह जिसको दाने बोलते हैं, जूसी पैकेट्स बोलते हैं, अगर आप वो उसके रिमूव करके और उसमें हल्का सा लेमन डाल के और नमक डाल के तक खाएं तो बड़ा टेस्टी है। उसमें मजीद लेमन डालेंगे तो पहले ही बड़ा खट्टा है। नहीं, वो खट्टा नहीं, आप उसको जिस वक्त लें वो उसमें वो मीठा होता है। अच्छा, आप प्रॉपर राइप करेंगे वाला खाएंगे, ऐसा नहीं अगर आपने अनराइप खाएंगे देन वो खट्टा होगा। लेकिन हल्का सा लाइट सा आप उसमें लेमन हल्का सा डालना है आपने और उसमें नमक ऐड करके आप उसको टेस्ट करेंगे, वो बेसिकली आपकी ओबेसिटी के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन कर रहा होता है, तो शुगर पेशेंट के लिए भी काफ़ी इसको सूदमंद होता है। ठीक है। तो मान साहब, आपके राय में क्या ग्रेप फ्रूट की ज़्यादा प्रोडक्शन इस दफ़ा हुई है या बागात ज़्यादा लग गए हैं? क्योंकि अच्छा बाहर से आता था, हमने इस दफ़ा हमने लोकली ग्रीन कलर का भी ग्रेप फ्रूट देखा है, तो क्या इसकी प्रोडक्शन के हवाले से क्या है? प्रोडक्शन एक्चुअली वही है बट डिमांड उतनी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से आपको ये फ्रीक्वेंट नज़र आता है मार्केट में। तो यस, ओवरऑल सिट्रस फैमिली की प्रोडक्शन इस ईयर बहुत ज़्यादा रही है और जस्ट बिकॉज ऑफ के जो फ्लावरिंग ज़्यादा रही है। हम ये सुनते रहे कि जी किन्नू की भी बड़ी ज़बरदस्त जो है फसल है, लेकिन बाकी चीज़ों, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, मौसमी का रेट, मिठे का रेट, ये किन्नू ग्रेप फ्रूट का रेट इनका कम रहा, लेकिन किन्नू महंगा है। किन्नू का सर देखिए इसकी फसल अच्छी नहीं ना प्रोलॉन्ग करता है, लाइक इसको फेब में भी खा सकते हैं, मार्च में भी खा सकते हैं, स्टोर में पहुंचा देते हैं। जी, जो बाकी जो सिट्रस फैमिली के जो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो दिसंबर मैक्सिमम मिड ऑफ जनवरी तक रहते हैं। तो ये रीज़न होती है जैसे वेदर चेंज होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, तो लोग उस की तरफ ज़्यादा रुझान पैदा हो जाता है कि जी इसको किन्नू को खाया। आप कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं? 6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से। कैसा तजर्बा कैसा है? तजर्बा बहुत अच्छा रहा है जी, बट मार्केटिंग में काफ़ी इशूज़ आते हैं क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकें। तो आप खड़े हुए बाग को बेच देते? जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल इस तरह से करें, बट हम अपने एंड पे जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी मैनेज कर रहे होते हैं। लाइक हम कुछ वॉशिंग भी उसकी कर रहे होते हैं मैनुअल तरीके से। लाइक एक वैसे मैं सजेशन देना चाहूँगा सब काश्तकारों को कि आप उसको वॉश करके भेजें मार्केट में। एक स्प्रे मशीन होती है हैंड वाली जो होती है, उसके थ्रू आप जब क्रेट्स में पैक कर लें तो उसको आप वॉश कर लें तो उसकी आप अच्छा रेट ले सकते हैं। के लिए पॉलिश भी कर लेते हैं लोग। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली, बट ये इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना, तो वो चीज़ें नहीं है आपके पास इस वक्त पास अवेलेबल। बट ग्रेडिंग हो, पैकिंग अच्छी हो और जैसे आप कह रहे हैं कि वाश हुआ हो तो जाहिर है उसके पैसे अच्छे मिलेंगे जी। लेकिन ये है कि हमारे जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर है, उसकी नफ्सियात भी समझने की ज़रूरत है ना जी। उसको तो जितना सस्ता मिलेगा वो ख़रीदेगा। ये जो हम इसकी जो है वैल्यू एडिशन हम जिसकी डिस्कस कर रहे हैं,
ये तो वो पैसे वाले बंदे के लिए है, स्टोर्स के लिए है। हम तो जो रेडियो में बिक रहा होता है उसको तो सस्ता चाहिए, जितना सस्ता होगा उतनी उसमें। जी सर, मैं एग्जैक्टली वही बात की कि जैसे आप मशीनरी की तरफ जाते हैं, इक्विपमेंट की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, बट आप ये एक्टिविटीज अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे तो कॉस्ट कम रहेगी। जैसे आप उसको धो लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है, धो ले आप, उसको धो लें, एक बेसिक चीज होती है। बस यस, जो रेडियो वाले होते हैं वो भी उस चीज को धो के डिस्प्ले करते हैं, बट जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो उनको अच्छा रेट नहीं मिलता, उस पर डस्ट होती है, मट्टी होती है, तो आप पहले से वॉश करके लेके जाएं तो काफ़ी बेहतर रहता है। बाकी क्वालिटी आपका ओबियसली तो फोकस होना चाहिए, ये नहीं कि जी ग्रेडिंग पे भी फोकस होना चाहिए, तो क्वालिटी के तो बहुत इश्यूज इस वक्त। ये डर रहता है कि भाई जिस फल को कपड़े पहना दिए आपने, ये भी रिवाज आ गया ना, तो कपड़े पहना दिए तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। आम आदमी को तो ये है कि अच्छा म्यारी जायके में अच्छा सस्ता फल जिस अंदाज से भी दस्तियाब। हमारी मार्केट अगर हम वैल्यू एडिशन ज़ाहिर करें, अगर हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इसकी शेल्फ लाइफ क्या है अगर इसको एक्सपोर्ट की तरफ जाए? किन्नू की शेल्फ लाइफ जो होती है वो ये है कि इजीली ये आपका अगर आप इसका कंट्रोल टेम्परेचर रखें तो ये 15, 20, 25, 30 दिन तक भी ये अच्छा रह लेगा। तो ये एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल है? एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल है। आप बात कर रहे थे ना कि किन्नू महंगा क्यों है। हाँ। अब इसकी बिल्कुल ऐसे ही है कि जितनी भी सिट्रस हमारी फैमिलीज है ना, तो अगर आप मौसमी की देखें इसकी शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ग्रेप फ्रूट की भी ज़्यादा है, किन्नू की कतरे कम है। अच्छा अब दूसरी बात आ जाती है कि ये महंगा क्यों है। हमारा मज़े की बात बताऊं, किन्नू जो है ये एक हाइब्रिड है। ये अपना फ्लोरिडा के अंदर, आपका अमेरिका के अंदर से इसकी डिस्कवरी हुई थी। 2 डिफरेंट स्पीशीज सिट्रस की क्रॉस करा के इसको बनाया गया था। वहाँ पर ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना ये हमारे पाकिस्तान में आके पॉपुलर हुआ है, और जितनी मांग इस किन्नू की है आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पाकिस्तानी किन्नू की शायद इसके इस तरह की किसी की भी नहीं है। आपको पिछले 2 साल से इस साल आप मार्केट विजिट करें, मंडी विजिट करें, आपको सरगोदा का किन्नू बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो सरगोदा है, फॉलोड बाय टोबा टेक सिंह, देन मुल्तान। अब ये हमारा सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसकी एक तो ये वजह भी है कि इसका रेट हाई इतना है कि इसकी एक्सपोर्ट है, बाहर इसकी डिमांड है, और ना सिर्फ बाहर डिमांड है, लोकली भी आप जब भी आप सिट्रस का नाम लेंगे आपके दिमाग में फ़ौरन किन्नू आएगा। एक तो ये जिस तरह अपना हमारे फार्मर ने बताया कि इसको पील आउट करना आसान है, बंदा इसको परचेज कर ले, आराम से कर ले। मौसमी के लिए प्रॉपर उसके लिए छुरी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके सीड जिस वक्त आप उसको खा रहे होते हैं, जिस वक्त वो आपके सीड आप उसको आउट करेंगे बॉडी से, मुंह से, वो थोड़ा सा आपके खाया भी नहीं जाता, उसमें खाया भी नहीं जाता, वो बच्चे को कोशिश करते हैं इसको जस्ट जूस के तौर पर ही इसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये बताइएगा वान साहब, ये जो रेड ब्लड है ये किन्नू है या ये कोई डिफरेंट सी चीज़ है? नहीं सर, ये डिफरेंट चीज़ है, ये तो एक माल्टा की किस्म है। माल्टे की बड़ी प्रमोट नहीं हो सकी। क्या वजह, क्या बन? टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। टेस्ट का भी इशू है, यील्ड का बेसिक इशू होता है। जो यील्ड वाइज अगर आप देखें ना, पूरी सिट्रस फैमिली में किन्नू की सबसे ज़्यादा यील्ड है। अच्छा, तो अब देखिए रेट फार्मर को अच्छा ना भी मिले, बट अगर उसकी यील्ड उसको सपोर्ट कर रही है तो कंपनसेशन हो जाती है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सिट्रस फैमिली की, उनकी यील्ड कोई कंसिस्टेंट नहीं रहती। अच्छा, उसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, और वो टेम्परेचर पे बड़ा वो बेस कर रही होती है। जो फेब का सीजन स्टार्ट होता है फ्लावरिंग का, उस पर माइनर सी भी फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की हो जाती है, तो किन्नू फिर भी उसको बर्दाश्त करता है। ठीक है, बाकी जो है वो उस पर नहीं कर सकती मैंने। ठीक है, मजीद बात करते हैं, जरा ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सिट्रस पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ सिट्रस के हवाले से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये बताइएगा गुलाम साहब, इस वक्त जो किन्नू की फसल है वो किस मरहले पर है, कितना मार्केट में आगे है और कितना पीछे अभी दरख्तों पर मौजूद है? जी, अंदाज़ा ही मैं वही बेसिकली जो फरवरी है, टेम्परेचर इसके साथ बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपने फार्मर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे मैंगो है या किन्नू है, क्योंकि मुल्तान के अंदर 2 ये मेजर हमारी फ्रूट क्रॉप्स हैं, तो कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी आपने उसको इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, जल्दी कर लेनी चाहिए जब ये अपना कलर चेंज कर ले, क्योंकि इसका कलर चेंज करने का ये है कि तो आप इसका देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है एंड ऑफ द दिसंबर से लेके इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कहीं ऐसे भी हैं, क्योंकि कराची के अंदर अभी डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन टू लोकेशन। अब कराची में लोग पसंद करते हैं कि इसका कलर हल्का सा लाइट हो और हल्का सा ग्रीनिश हो
और वो तब उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो जनवरी के अंदर हमारा ये मंथ गुजरा है, तो कोशिश करेंगे 15 फरवरी से पहले इसकी हार्वेस्टिंग को मुकम्मल कर ली जाए। लेकिन कुछ बेघर हजरात या हमारे फार्मर जो होते हैं वो इनको आड़तियों को बेच देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसको रिटेन ही रहे ये फ्रूट प्लांट के ऊपर, ताकि इसकी मार्केट अच्छी मिले। जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वो आपकी नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर और ना सिर्फ इफेक्ट करेगा बल्कि पौधे की हेल्थ को भी डिटेरियोरेट कर रहा होगा। क्या असर करेगा अगर हम उसे खड़ा रखते हैं? तो एक तो ये है कि ताज़ा फल दस्तयाब होगा, नेगेटिव क्या होगा? मतलब उसका जायका भी बदलता है? जी, जायका तो नहीं बदलता, जायका तो बल्कि इम्प्रूव कर जाता है अच्छा, ठीक ओवर द टाइम। बट आई बिलीव कि अगर आप न्यूट्रिशन सही प्रॉपरली उसको फीड कर रहे हैं तो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर, मैंने उसको 15 मार्च तक भी ले गया। अच्छा जी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि बैलेंस न्यूट्रिशन उसको हमने प्रोवाइड की थी। तो अगर ये चीज़ें हों तो यस इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप होती है, बट ओवरऑल आपको प्राइस अच्छा मिल जाता है। और उसके अलावा जो है उसकी क्वालिटी, ऑब्वियसली फंजीसाइड स्प्रे एक दो करने पड़ते हैं आपको, ताकि उस पर कोई मॉइस्चर का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ओवरऑल क्वालिटी बेहतर रहती है और जो उसकी यील्ड पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आता है। बट अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन से, एक्स्ट्रा डोज आप उसको दे सकते हैं। और जैसे NPK जरखेज़ खास की मैं समझता हूँ कि जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन होती है पौधे को, जो कि काफ़ी चाहिए होती है उसके लिए, अगर आपने रिटेन करना है उसके ऊपर फ्रूट। ठीक है, ये इसका अगर हम सिट्रस का और ख़ास तौर पे किन्नू का अगर सर्कल देखें तो ये क्या है कि ये कब से फ्रूटिंग शुरू करता है, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि 15 फरवरी तक इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, और फिर दोबारा ये पौधा किस कैफियत में चला जाता है, और फिर इसको दोबारा इसको सेहतमंद रखने के लिए क्या होना चाहिए? जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हमारे फार्मर्स को सिट्रस के ऊपर। आप देखें मार्च के अंदर इसकी स्प्राउटिंग होगी, जैसे नए बर्ड्स निकल रहे होते हैं, नए पत्ते निकल रहे होते हैं, उसी के साथ इसकी फ्लावर बर्ड निकलती है। वो फ्लावर बर्ड मार्च में आएगी, फिर उसका अप्रैल में फ्रूट सेटिंग होगी, और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अपने आप को डेवलपमेंट फेज़ में लेके जाता है। फिर एंड ऑफ द नवंबर या स्टार्ट ऑफ द दिसंबर इसकी जो मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है, या अपना कलर चेंज करता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारा फार्मर इसकी हार्वेस्टिंग करता रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कहाँ भेजना है, कि उसने लोकल मार्केट मुल्तान में भेजना है, टोबा या अपना फरगोदा भेजना, तो वो उसका कलर को कोशिश करेगा प्रॉपरली मेच्योर हो जाए। तो इसलिए ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये हर साल के किसी भी फेज़ पे आप जाएंगे, शायद एक मंथ आपके उसके ऊपर फ्रूट ना मिले, अदरवाइज फ्रूट हर टाइम खड़ा होता है, वो बचपन से लेकर मेच्योरिटी तक। अच्छा, मतलब जब मार्च या अप्रैल में आपको इसके ऊपर शायद मार्च अप्रैल में आपको फ्लावर मिलेंगे, मार्च अगर फरवरी में फार्मर ने एंड ऑफ फरवरी हार्वेस्टिंग कर लिया, तो मार्च के जस्ट मार्च का महीना होगा जहाँ इसके ऊपर आपको फ्रूट नज़र नहीं आएगा, वरना ये जाएगा। और ये बड़ा टाइम आहिस्ता 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 ये अपनी परवरिश मुकम्मल करके जवानी फिर मेच्योरिटी की तरफ जाता है। ये तो इसको फिर पौधे को भी बड़ी ग़िज़ाइयत चाहिए होगी कि अगर ये सारा इस सर्कल में, वैसे आप जब बाग बेच देते हैं और बेखर आया, उसने अपना माल सारा उतार लिया, जैसे उतार लिया उसके बाद आप बतौर फार्मर क्या करते हैं? फिर बाग के साथ बाग को संभालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, सबसे जो अहम काम होता है प्लांट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम आपको इनिशिएट करना होता है। क्योंकि जितना जैसे ये सर फरमा रहे हैं कि पूरा साल उस पर एक रहता है फ्रूट, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी एक लाइफ कम होती है पौधे की। ठीक है, तो आप अपना प्लांट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जारी रखें। जो आपको फील होते हैं पौधे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, कितना अर्सा निकाल जाता है? ऑन एवरेज ये 7 to 8 ईयर्स एक अच्छी प्रोडक्शन देता है, उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्लाइन पे आना शुरू हो। प्रोडक्शन देना किस साल में शुरू करता है? अगर आप 3rd या 4th ईयर में इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि इसकी पैदावार का जो अमल है उसके बाद 4 साल या उसके बाद 7-8 साल? उसके बाद ऑलमोस्ट 7 से 8 साल। 7-8 साल, जी ठीक है। मतलब तकरीबन 11-12 साल का पौधा जो हो जाता है वो फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि, बट ये 20-20, 25-25 साल तक भी चलते रहते हैं। बट डिपेंड कर रहा होता है आपकी मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि इसमें वाटर मैनेजमेंट बड़ा क्रूशल होता है। आप जितना वाटर मैनेजमेंट को सही रखते हैं तो फंगल डिजीजेस कंट्रोल रहती हैं, क्योंकि जो सबसे मेजर डिक्लाइन का बाइस बन रहा है स्पेशली हमारे एरिया में, वो फंगल डिजीज काफ़ी रैपिडली प्रमोट हो रही है। इस पे हम डिस्कस करते हैं फंगस पे ना, कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। ये हम पौधे की पैदावार देख के फैसला करेंगे कि अब इसके अंदर पैदावारी सलाहियत कम हो गई है, या उसकी हैयत दे के फैसला करेंगे?
क्या अलामात क्या होंगी जिससे हम ये समझेंगे ये पौधा अब इसको रिप्लेस करना चाहिए? देखिए, एक तो पहले मैं बताता चलूँ कि तकरीबन ये जो सिट्रस है ये आपको 20 साल तक जो है ना, जब आप इसको दे सकता है। अच्छा। और उससे ज़्यादा भी, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, अगर अच्छा। लेकिन अगर आप इसकी केयर करते रहें ऑन एन एवरेज, अगर आप अच्छी केयर इसकी करते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने इसको इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज से बचाना है, बल्कि इसके साथ साथ आपको उसकी प्रूनिंग भी करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा फार्मर इसको इग्नोर करता है। आप पौधे की प्रूनिंग ना करें, उसकी वाटरिंग का ख्याल ना करें, ज़्यादा पानी दे दें। समझा दीजिएगा। प्रूनिंग का मतलब होता है कांट छांट, जिसको हमारा फार्मर इसको कांटा मारना या कंडा मारना पंजाबी में भी इसको बोल रहे होते हैं। छंडाई करना, इसकी प्रॉपर केयरिंग करना। फिर दूसरा इसकी बड़ा एक फैक्टर ये होता है कि छंडाई मतलब उसके लिए कोई खास फार्मूला है, बस छंडाई कर दी है? वही मैं बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले तो ये कि अगर आपने पौधा, एक होता है हमारा उसकी पौधे की सिलेक्शन आपने कैसे की है, बड वुड आपने कहाँ से ली है। इसमें जिसको उर्फे आम में हम ना वाटर शूट्स या गुल्ला कहते हैं, हमारा फार्मर जो होता है उसको गुल्ले से रिप्रेजेंट कर रहा, तो वो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करने वाली एक ब्रांच होती है। उसके ऊपर कांटे भी मेरी फिंगर जितने, तकरीबन 3 इंच जितने होते हैं। वो पौधे की बड़ी तेज़ी से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। ये चीज़ें आपको लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं, इस मीठे में भी बहुत मिल रही होती हैं, किन्नू में भी ट्रेंड ये आ गया होता है। तो अगर आपने पौधे की जो बड वुड ली थी, अगर वो सही प्लांट से नहीं ली, उसका मदर प्लांट की सिलेक्शन सही तरह से नहीं की, या आपने बड वुड भी उस सक्कर्स की ले लिया, तो वो आपका जो पौधा तैयार होगा वो बहुत ज़्यादा सक्कर्स पैदा करेगा। एक तो आपने वो निकाल लें। मैं आपके प्रोग्राम से बताता चलूँ कि वाटर शूट्स और सक्कर, वाटर शूट जो होंगे वो उसकी ज़मीन के अंदर से, सक्कर जो होते हैं वो ज़मीन से निकल रहे होते हैं, ज़मीन के अंदर से, और जो तने के ऊपर से जो निकलेगा हम उसको वाटर शूट्स का नाम दे रहे होते हैं। इनको प्रॉपरली जैसे ही ये निकलें, इनकी ग्रोथ तेज़ी से होगी और इनमें ट्राइंगल बनी होती है, ये राउंड नहीं होंगे, ट्राइंगल बनी होगी। फार्मर उसको इनिशियली जिस वक्त टच करेगा बड़ा टेंडरी सा होगा, विगरसली ग्रोथ हो रही होगी, उसके ऊपर स्पाइंस, कांटे मौजूद होंगे और उसके 3 कोने होंगे। ट्राइंगल में बताता हूँ 3 कोने, आप उसको फील करेंगे, तने के 3 कोने होंगे। हाँ, उस तने के जो निकल रहा, अगर वो तेजी से ग्रो कर रहा है उसको खत्म करें। फिर जितनी आपकी वुड्स डेड हो गई हैं उसको रिमूव करें, और हार्वेस्टिंग के दौरान कोशिश करें, हमारा फार्मर आम अनट्रेंड लेबर होती है, वो उस किन्नू को पकड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, खींच के तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रूट भी डैमेज होता है। अगर वो फ्रूट के साथ एक बटन लगा होता है, उसको कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल उसका जहाँ से डंडी आ रही होती है वहाँ से उसको स्केचर के साथ, प्रूनर के कटर के साथ उसको हार्वेस्ट करें, ताकि पौधे को नुकसान कम से कम हो। हमारे यहाँ ट्रेंड क्या होता है, हम उसको जब तक उसके साथ 6-7 पत्ते ना तोड़ें, उसके साथ पूरी डंडी ना तोड़ें, हमारा किन्नू मार्केट के अंदर उसको फेवर ही नहीं कर रहा होता कि बिलेगा नहीं, वो कहेंगे शायद केरे का माल आ गया। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जो फार्मर अपने बेकर हजरात को दे देते हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक सीज़न के लिए उठाना होता है, लेकिन वो पौधे की तबाही का बाइस बन जाता है। फिर जितनी हमारी वुड्स जो होती हैं वो ड्राई हो जाती होती हैं, उसकी प्रॉपर कांट छांट करें। ये सारा काम आपने हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद करना होता है। और कोशिश करें कि पौधे के अंदर जो रोशनी की पेनिट्रेशन है, वो रोशनी हर ब्रांच के ऊपर जाएगी। जितनी ज़्यादा रोशनी आपके हर ब्रांच के ऊपर जाएगी, वो ब्रांच उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लेगी, और आपको फंगस के अगेंस्ट, बीमारियों के अगेंस्ट स्प्रे भी कम से कम करना पड़ेगा। झाड़ ना बने, झाड़ नहीं बने। जितना झाड़ बनाएंगे, क्वालिटी, ना सिर्फ क्वालिटी खराब होगी, आपके पौधे की उम्र भी खराब होगी, ना आपको उसके ऊपर बीमारियों के खिलाफ स्प्रे भी ज्यादा करना पड़ेगा। मैं इसी बात पे ऐड करना चाहूँगा, मैं ब्रेक ले लूँ इस पे, आपसे ये पूछता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम सिट्रस पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपने अपने बागात की किस तरह हिफाजत करनी है। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो नुमान साहब आप कुछ कहना चाहते थे, ये जो बिल्कुल, जैसे हम कोई भी हम क्रॉप लगाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं ये सीड मैंने कहाँ से लेना है, ये सर्टिफाइड है या नहीं है, बट जब हम बागात लगा रहे होते हैं तो हमें जहाँ कहीं इंडस्ट्री मिलती है हम ले लेते हैं। हालांकि क्रॉप तो 6 माह पर टर्मिनेट हो जानी है, और ये आपके लिए एक 15-20 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है कि नर्सरीज को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और आई थिंक इनको करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आपकी नर्सरी किस तरह की है। ठीक है, और नर्सरी की कोई सिलेक्शन, अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रही है ना जी, ये किस मरले पे पहुंचती है? अभी आप क्या करते हैं अगर आपने पौधा लेना हो तो गाइडलाइन भी है ना जी? जी, अभी तो बिल्कुल एक चशम वाला पौधा लेना चाहिए। एक नॉर्मल बर्ड होती है, चशम होती है, जो चशम वाला, लेकिन वो कैसे, फिर वही बात होगी कि पता नहीं कैसा पौधा निकला, वो तो जब पौधा बनेगा तो जी बिल्कुल, यू आर राइट। बट ये कि चशम वाला पौधा फिर भी रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करता है अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेप्टेबल एक नॉर्म है इंटरनेशनल, वो है आपकी चशम के थ्रू आपने ग्राफ्ट करना है।
बट अक्सर लोग वो जो दूसरी बड ग्राफ्ट बोलते हैं उसके थ्रू कर रहे होते तो वो ज़्यादा पौधा नहीं होता, रेजिस्ट करता अगेंस्ट वेदर और जो भी फ्लक्चुएशन होती है, डिजीज होती है। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाह रहे जी बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं। इसके साथ हमारी गवर्नमेंट के भी रिसर्च सेंटर्स हैं। जिस तरह अगर आप बात करें सिट्रस की हम बात कर रहे होते हैं, मैंगो को तो हम मैंगो में बताएंगे। सिट्रस के अंदर हमारे यहाँ साहिवाल में सिट्रस स्टेशन है, इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट है सरगोधा के अंदर है। वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का डिजीज़ फ्री पौधा वहाँ से मिल जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप ये बात करें कि जी फार्मर अगर इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो देखें एक फार्मर ने एक 20 साल 15 साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, अपना एक इंडस्ट्री लगानी है। तो उस इंडस्ट्री लगाने के लिए मेरा ख्याल है वो ये तो नहीं ना कि उसने रात को सोया या 1-2 दिन उसने सोचा कि मैं नहीं लगा, तो चलो सुबह उठा पौधे खरीदने चला गया। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले वो अपनी खुद नर्सरी अरेंज कर ले, जितने उसने लगाने हैं। अगर 1-2 एकड़ लगाना है फिर तो मिल जाएगा उसको। अगर उसने कोई 10-15-20 पे की या मुरब्बा की तरफ जाना कि उसका विलिंगफुल है, तो उसे अपनी नर्सरी लगानी चाहिए। इसके लिए रफ लेमन का सिलेक्शन करे वो अपनी 1-2 साल के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर पौधा आपके पास रेडी होता है। और ये है कि जहाँ से आपने बड लेना है, जिसको हम चश्म बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से जाके किसी अच्छे से बाग को पहले देख ले कि यार ये पौधे बहुत खूबसूरत हैं, बीमारी के खिलाफ इनके अंदर रेजिस्टेंस भी है, इनका क्वालिटी भी अच्छी है और ये बीमारियों से पाक सुथरे हैं। वहाँ से अपने वो चश्मे वगैरह लेके अपने बड ग्राफ्ट करें और देन फिर वो अपनी नेक्स्ट अगर, क्योंकि इंडस्ट्री आपने 20 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, फिर उसने आपको फीड करना है। तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़बान से मैं आखिर में एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप ज़रा ज़हन तैयार कर लीजिएगा कि जो नए फार्मर हैं इस तरफ आना चाहते हैं, इस बिज़नेस की तरफ और बागात लगाना चाहते हैं, तो कम से कम वाइबिलिटी के लिए कितना उनको किन्नू का बाग लगाना है, तो कम से कम कितने एकड़ पे लगना चाहिए जो फाइनेंशियल वाइबल हो ना, उसके खर्चे वर्चे भी निकलो। फिर दूसरा ये है कि क्या इसमें पौधों का फासला कितना रखना चाहिए, और इसके अंदर अगर आप दीगर फसलें उगाते हैं ये ठीक है या नहीं है, आप क्या करते हैं ये भी आप बताइएगा। मुझे बताइएगा उल्लामा साहब, वो जो सवाल था वो वही रह गया कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम पौधे की रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो फिर पैदावार को देख के हम फैसला करेंगे कि ये पौधा मजीद नहीं चल सकता इसको, या उसकी हैयत को देख के फैसला करेंगे? क्या इंडिकेटर्स क्या हैं कि ये पौधा मजीद नहीं चल सकता? देखिए इंडिकेटर्स जाहिर सी बात है फार्मर ने तो लेनी होती है प्रोडक्शन। पौधा आपको बता रहा होता है, पौधा बता रहा था, हम सबसे पहले उसके पत्तों का देखेंगे, हम प्लांट की विगर देखेंगे, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही। लेकिन हमने जाना उस तरफ है, आपने वो काम नहीं करने ताकि आपके पौधे को रिप्लेसमेंट ही करते रहे। मतलब आपने मेहनत से लगाया है पौधा, अब उसको निकालना बड़ा दिलजिगरे का काम है ना। नहीं, फार्मर कोशिश करता है कि यार जब तक ये नहीं मरता, ये नहीं छोड़ता, मैं इसको लेके चलता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले यह कि प्रिवेंशन हमें की तरफ जाना चाहिए। हमें वो काम ही नहीं करने चाहिए जो हमारे पौधे की लाइफ को, उसकी जो है हेल्थ को, या उसकी जो वाइबिलिटी है या उसकी जो विगर है उसको वो डिस्टर्ब करे। तो हमें वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पौधा आपको रिप्लेस करना पड़े। हाँ, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो हमें अपने पास पीछे स्टॉक में किसी गमले के अंदर कोई बड़ा पौधा रेडी रखना चाहिए ताकि हम अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इशू आता है तो हम उसको रिप्लेस कर लें। बात आगे कि पता कैसे चलेगा, वो फार्मर को खुद ही पता चल जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, पौधा मरने से पहले बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेगा। अगर उसने अगले साल मरना होगा ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेगा। दिस इज द नेचुरल फेनोमेना। पौधा कोशिश करता है कि यार मैं मर रहा हूँ, कम से कम मैं अपने बच्चे पैदा कर जाऊँ। वो बच्चे पैदा के चक्कर में जब वो बहुत ज्यादा फ्रूटिंग लेगा तो आपको इंडिकेशन बढ़ जाएगा उसके ऊपर, एक तो स्ट्रेस आ जाएगा बहुत ज्यादा। उसे पता है कि मैं विल्टिंग की तरफ या मैं मरने की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको ये भी इंडिकेशन हो रही होती है। उसके पत्तों के कलर से आपको पता चल रहा होता है, उसकी टहनियों से पता चल रहा होता है। फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, आप देखना पड़ेगा कि किस बीमारी की तरफ से पौधा मोर्टेलिटी की तरफ जा रहा होता है। आपकी उसकी गमोसिस हो रही है, कोई गोंद वगैरह नहीं कर रही है, उसके अंदर कहीं सुराख हो रहे हैं, या वो उसकी टिप्स होती हैं वो सूखने के पीछे की तरफ मूव कर रही होती हैं। फंगल डिजीज पे आप गाइडलाइन दीजिएगा, वक्त बड़ा कम है। आप जरा वो जो मैंने आपसे सवाल छोड़ा था, डिपेंड करते हैं जी आपकी सॉइल पैटर्न किस तरह का है। बट मैं तो 300 प्लांट पर एकड़ लगाता हूँ जी, और उसमें मैं फासला रखता हूँ 17, मैं रो टू रो रखता हूँ 17 फीट, और 8 या 8.5 फुट प्लांट टू प्लांट। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पौधों को अर्ली रिटायर कर दिया जाए, ठीक है, उससे मैक्सिमम यील्ड ली जाए, उसका एक सक्सेशन प्लानिंग आपकी बैकएंड पे जारी रहनी चाहिए, और आप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम आपका काफ़ी रैपिड होना चाहिए। क्योंकि इसमें देखें जैसे ये हाई यील्डिंग प्लांट है तो इसकी उस हिसाब से लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है।
तो ये कि बाकी आप जो कह रहे थे कि इसमें अर्ली स्टेजेस पे आप क्रॉप्स कर सकते हैं, 2 से 3 साल आप इसमें कोशिश करें कि लिग्यूम क्रॉप्स जो है वो काश्त करें, मटर काश्त कर सकते हैं, मूंग की दाल काश्त कर सकते हैं, जो कि इसके लिए भी बेनिफिशियल होती हैं, नाइट्रोजन सोर्स इसको प्रोवाइड करते हैं। तो अर्ली तौर पे आपका जो प्लांट्स होता है काफ़ी हेल्दी उसका मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। बस जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, प्लांट को आपका जो 1.5 से 2 फुट जो है एटलीस्ट एक सिंगल स्टेम आपको रखना चाहिए। बट हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों की ना मल्टीपल ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है, तो जो इवेंचुअली बाद में डिक्लाइन करता पौधा। उसके बाद प्रॉपर उसके एक फ्रेमवर्क बनाए, उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा उसको आप लाजमी इंश्योर करें। जो भी रूट वाटर शूट्स होती हैं उसको कंट्रोल करें, डेड वुड्स को कंट्रोल करें। जो डेड वुड होती है ये भी इनफैक्ट फंगल को प्रमोट कर रही है। ये बताइएगा, आप 1 एकड़ में पौधे 300 लगाते हैं, तो 2 एकड़ में मतलब एक 600 पौधे लग जाएंगे। ये फाइनेंशियल वाइबल है? कोई बेरोजगार आदमी अगर सिर्फ इसी पे फोकस करता है, 2 एकड़ जगह लेके और वो 2 एकड़ का बाग लगाता है, तो उससे 2 एकड़ से उसका अच्छा गुजारा हो जाएगा साल? जी बिल्कुल। ये तो वैसे 5 अगर आप इस पे हेजिटेट ना करें तो हमें कुछ बता ही दें मुनाफे की शरह जो है। जी मुनाफा सर देखें इसमें मैं तो टारगेट कर रहा हूँ एक पौधा आपको 5 से 6 हज़ार रुपया दे सकता है आफ्टर 3 to 4 ईयर्स। 3 से 4 साल के बाद एक पौधा आपको 5 से 6 हज़ार रुपया इजीली दे सकता है, खर्चा निकाल के। जी जी जी, क्योंकि आप 2 मन टारगेट करते हैं तो 2 मन आपकी जो प्राइस आपको 1500-2000 रुपये पर मन मिल जाती है मार्केट में। ठीक है। तो जितने प्लांट्स आप ज्यादा लगाएंगे तो आप अर्ली ही उससे गेन हासिल करना शुरू कर देंगे। अच्छा कारोबार है जी, करना चाहें तो ठीक कारोबार जी, बहुत अच्छा काम है अगर आप फोकस करें तो जी। बट इस पे जाहिर सी बात है कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है कि आपकी 1 मिनट है गुलाम मुस्तफा साहब, उसमें आपने हमें फंगल डिजीज के हवाले से उसकी प्रिवेंशन भी बतानी है। बेसिकली फंगल डिजीज के अगेंस्ट यही है कि आप IDM हम जिसको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं उसके ऊपर जाना चाहिए। मैं तो अक्सर अपने फार्मर्स को यही कहता हूँ कि आप पौधा अच्छा ले लें, पौधे को सेहतमंद रखें, वो बीमार ही नहीं होगा। जो पौधा बीमार होगा, जो वीक होगा वही बीमार होगा। और असल इसके बाद आपने पौधा भी अच्छा ले लिया, अपनी हेल्थ अच्छी रख ली, आपने पानी का बेड़ा कंट्रोल करना होता है। आप पानी को अच्छा की तरह मैनेज कर लें, फ्लड इरिगेशन को अवॉइड करें, आपकी 50 to 60% आपकी बीमारी से आपको बचत मिल जाती होती है। फिर दूसरा, आपने अगर कोई फंजीसाइड करनी है, आपने प्रिवेंटिव को लाजमी मद्देनजर रखना है कि हम प्रिवेंटिव फंजीसाइड करेंगे ताकि स्पोर उसका फंगस का आए ही ना वो आएगा। अगर आएगा भी सही, वो जैसे ही आगे पौधे के पत्ते के ऊपर गिरेगा, ये जर्मिनेट ही नहीं होगा, वो वहीं पर उसकी। बहुत शुक्रिया आप दोनों में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने सेटअप पे बात की, आपके लिए काफ़ी सारी रहनुमाई थी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।